हेलो एवरीवन, अ ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम पूजा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम 27 ऑफ जुलाई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। अच्छा बताइए तो कौन कौन वो लोग हैं जिनको आर्ट एंड कल्चर पढ़ना बड़ा पसंद है, अलग अलग मंदिरों के बारे में जानना, अलग अलग स्क्रिप्ट्स के बारे में जानना, किसको पसंद है? तो आज उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट डे है बिकॉज आज हमारे करंट अफेयर्स का 70% पोर्शन आपके आर्ट एंड कल्चर से एसोसिएटेड है। कुछ टेम्पल्स पे हमें डिस्कशन करना है, हुमायूं के मकबरे पे भी बात करनी है और ऑब्वियसली बात है राष्ट्रपति भवन, प्रेसिडेंट हाउस पे भी हमें डिस्कशन करना है। तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है एंड वीडियो के एंड में हमेशा की तरह बहुत सारे क्वेश्चन तो होंगे ही एंड दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑफ द डे। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, कल करंट अफेयर्स नहीं होगा क्योंकि कल संडे है एंड संडे को हम हमेशा की तरह वीकली सीए डिस्कस करेंगे। ओके है जी, सो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज कौन सा इंपॉर्टेंट डे है? तो 27 ऑफ जुलाई 2015 में हमारी कंट्री के 11th प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की डेथ हो गई थी। तो इस ईयर ये 9th नंबर की डेथ एनिवर्सरी है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। आपको याद रखना स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन स्टैटिक में पूछे जाते हैं कि 11वें नंबर के राष्ट्रपति हमारे कंट्री के कौन से रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है क्योंकि इन्होंने साइंस की फील्ड में काफी ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन किया है। अब देखिएगा, एक छोटा सा आपके लिए सजेशन है कि हमेशा प्रेसिडेंट तो न्यूज में रहते ही हैं, ठीक है? तो आप लोगों ने देखा होगा अक्सर एग्जामिनेशन में प्रेसिडेंट से स्टैटिक क्वेश्चन बनते हैं। वो पूछ लेता है बताइए वो कौन से राष्ट्रपति हैं जो सबसे यंगेस्ट एज में राष्ट्रपति बने, या कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनके समय पे फॉर एग्जांपल इमरजेंसी को इम्पोज किया गया। 1975 की जो इमरजेंसी थी वो किसी न किसी राष्ट्रपति के समय पे तो इम्पोज की गई होगी ना। तो असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, इस तरीके के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। तो आप राष्ट्रपति वाला चैप्टर पढ़ के जाइएगा, स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है आपके हर एक एग्जाम के लिए, ठीक है? तो याद रखना 11th नंबर के प्रेसिडेंट रहे हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और आज उनकी 9th नंबर की डेथ एनिवर्सरी है। जैसे कि मैंने कहा कि अभी मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था, तो ऑब्वियसली बात है इनको कई सारे अवार्ड दिए गए होंगे। तो एक छोटी सी लिस्ट है और ये वो सारे अवार्ड हैं जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को दिए गए हैं, जिनमें से 3 इंपॉर्टेंट अवार्ड आपको दिखाई दे रहे हैं। 1981 में पद्म भूषण, 1990 में पद्म विभूषण एंड भारत रत्न दिया गया है 1997 में। याद रखना है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को भारत रत्न कब दिया गया? 1997 में, 1997 में दिया गया था। डन इतनी चीजें। और 2024 में कितने लोगों को भारत रत्न दिया गया है? तो 5 पर्सन को 2024 में भारत रत्न दिया गया है। तो भारत रत्न अवार्ड, पद्म अवार्ड पढ़ के जाना आने वाले एग्जाम के लिए, ठीक है? चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे अपने लोकसभा राज्यसभा के बारे में, क्योंकि अभी मॉनसून सत्र चल रहा है, मॉनसून सेशन चल रहा है और यहाँ पे जो भी राज्यसभा मेंबर है या लोकसभा के मिनिस्टर्स हैं उनसे रिटर्न रिप्लाई मांगा जाता है कि आप लोग क्या कर रहे हो, तो इनको रिटर्न में लिख के देना पड़ता है। तो उन्हीं चीजों के बारे में हमें बात करनी है। सारा डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं सरल के बारे में। सरल का मतलब होता है आपकी संसद मींस पार्लियामेंट, आर से आती है आपकी राज्यसभा और ला से आता है आपका लोकसभा। तो ये आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे 79, 80 एंड 81 नंबर के आर्टिकल है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हैं, याद रखना है। एंड हमेशा याद रखना है पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा अकेले नहीं होती है, अभिन्न अंग है, इंटीग्रल पार्ट है राष्ट्रपति। सो अगर पूछ लिया जाए कि पार्लियामेंट किससे मिलके बनती है, तो आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट से मिलके बनती है, राज्यसभा से मिलके बनती है और लोकसभा, इसको बोलते हैं हम संसद मतलब पार्लियामेंट। क्योंकि जनरली बच्चा गलत करके आता है, मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को, पार्लियामेंट का मतलब हम समझते हैं लोकसभा राज्यसभा, नहीं, प्रेसिडेंट भी पार्लियामेंट का पार्ट होता है, ठीक है? चलिए अब बात कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये रिटर्न रिप्लाई आया है राज्यसभा से। ओके, So India tops global milk production and contributing 25% of the world supply। यहाँ पर बताया गया है कि पूरे वर्ल्ड की 25 सप्लाई मिल्क की कौन करता है? भारत करता है। और मिल्क के प्रोडक्शन के मामले में इंडिया टॉप पर है। इंडिया इज रैंक्ड फर्स्ट in the milk production and contributing 25% of the global milk production। ये स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है, ठीक है?
क्या कहा गया है कि पूरे वर्ल्ड का जो ग्लोबल एवरेज है वो कितना है, 2.1% से पूरा वर्ल्ड ग्रो हो रहा है मिल्क प्रोडक्शन के मामले में। बट इंडिया देखोगे मिल्क प्रोडक्शन के मामले में 6% से ग्रोथ कर रहा है। सो मिल्क प्रोडक्शन इन द कंट्री इज ग्रोइंग एट द एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 6% ओवर द पास्ट 9 years। वहीं वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड ग्रो हो रहा है 2.1% पर एनम से। एंड एवरी ईयर 1 जून को हम वर्ल्ड मिल्क डे सेलिब्रेट करते हैं। यहां पर मैं एक और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऐड करना चाहती हूं अबाउट द अमूल के बारे में हमें यह पता होना चाहिए कि अमूल पहली बार अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहा है इंडिया के बाहर। मतलब अमूल का पहला ओवरसीज प्रोडक्शन स्टार्ट हो रहा है किस कंट्री में? आंसर हो जाएगा यूएसए। आंसर क्या हो जाएगा? यूएसए। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि यूएसए एंड साउथ अफ्रीका की जो मेंस क्रिकेट टीम है, अभी आईसीसी वर्ल्ड कप में क्रिकेट टीम का स्पॉन्सर भी कौन था? अमूल था। तो एक छोटा सा क्वेश्चन मुझे याद आया है, उसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि नंदिनी डेयरी जो कि कर्नाटका बेस्ड डेयरी है, वो किस दो क्रिकेट टीम की स्पॉन्सर रही है? ठीक है, नंदिनी डेयरी किन 2 टीम्स की स्पॉन्सर रही है आपके आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप में? ठीक है, ये आज का पहला क्वेश्चन है जिसका आंसर मैं उम्मीद करती हूं सभी लोग सही देंगे कमेंट सेक्शन में। ओके, चलो अब यहाँ पे इन्होंने कुछ डिस्कशन किए हैं अपने। ऑब्वियस सी बात है कि हमने मिल्क के प्रोडक्शन को जो हम बात कर रहे हैं कि इंडिया 1st नंबर पे, तो कुछ ना कुछ तो काम किया होगा ना, तभी तो 1st नंबर पे है। तो आपको बताना होता है कि हमने ये काम किया, ये स्कीम रन की, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, तो सारा यहाँ पे आपको बताना होता है। तो इन्होंने कुछ बातें की हैं, हम शॉर्ट में डिस्कस करेंगे क्योंकि रिटर्न रिप्लाई तो बहुत बड़ा होता है, हमें शॉर्ट में देखना है। यहां पर बात हुई थी राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में। सो राष्ट्रीय गोकुल मिशन कब स्टार्ट हुआ था? दिसंबर 2014 में। ठीक है, दिसंबर 2014 में राष्ट्रीय गोकुल मिशन स्टार्ट हुआ था, जिसका पर्पस क्या था? हमारे जो इंडिजीनियस बोवाइन हैं, मतलब आपके जो काऊ हैं, बफेलोज हैं, उनको कंजर्व करना और उनका डेवलपमेंट करना। नेक्स्ट है नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट। तो नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट भी 2014 में स्टार्ट हुआ था, जिसका मकसद क्या था? हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करना, जिससे हम मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ा सके और मिल्क की जो क्वालिटी है उसको भी मेंटेन कर सके। नेक्स्ट आता है किसान क्रेडिट कार्ड। इसमें कहा गया कि हमने 2019 में जो आपके लाइफ स्टॉक एंड डेयरी फार्मर्स हैं, उनको भी किसान क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी दे दी थी कि आप भी शॉर्ट टर्म लोन इस क्रेडिट कार्ड से ले सकते हो। ये बात यहां पर मेंशन की गई। नेक्स्ट क्या बोला गया? एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम, इसको 24 जून 2020 में प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया था अंडर द आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव। और इसके लिए इसमें क्या किया जाता है? अगर कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी प्राइवेट कंपनी, कोई स्टार्टअप अपना एक अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहता है जो कि एसोसिएटेड है आपके एनिमल हस्बेंड्री से, फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे मिल्क के लिए कुछ काम करना है, मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट को सेटअप करना, तो इसके लिए आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है अंडर द एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, और जिसके लिए टोटल मनी या कॉर्पस था वो 15,000 करोड़ रुपीस था। नेक्स्ट है नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन। इसे 2014-15 में लॉन्च किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, जिसका पर्पस क्या था? लाइफ स्टॉक सेक्टर का सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना। और ये जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, ये अभी एक्स MP चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान के पास है। नाउ बात करते हैं टॉप 5 मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। तो आपको इंडिया, यूएसए देखने को मिल जाएगा। 2 याद रख लोगे तो काफी है, एक भी याद रखोगे इंडिया तो भी काफी है। अब बात करेंगे स्टेट के बारे में। तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश, ये आपके टॉप 3 मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी टू बी बिल्ट एट मुंबई JNPA। चलिए, ये मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग वाटरवेज ने हमको बताया है, मतलब सर्वनंदा सोनोवाल जी ने हमें इंफॉर्मेशन दी है। क्या इंफॉर्मेशन दी है? कि इंडिया की पहली इंटीग्रेटेड एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी सेटअप हो रही है। कहां पर? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई में, जिसके लिए हमने 289
सॉरी 284.19 करोड़ रुपीस सैंक्शन किए हैं और ये आपका पब्लिक प्राइवेट प्रोजेक्ट होगा जो कि एग्री लॉजिस्टिक को सपोर्ट करेगा और जो वेस्ट होता है उसको रिड्यूस करेगा। सिंपल सी बात है, यहाँ पे बात हो रही है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटी के बारे में, जैसे कि नॉन बासमती राइस है, मेज है और डिफरेंट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस होते हैं उनको हमें एक्सपोर्ट करना होता है। एक्सपोर्ट करने के लिए ऐसा तो है नहीं, कुछ चीजें आपकी कोल्ड स्टोरेज चेन में जाती हैं, कुछ चीजों को फ्रीज करना होता है, प्रॉपर कार्गो होने चाहिए, वेयर हाउसेज होने चाहिए पोर्ट्स के पास जहां पे हम इन प्रोड्यूस को रख सकें। तो काफी सारे एक्सपोर्ट के लिए हमें फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट होती है, नहीं तो क्या होगा, एग्रीकल्चर वेस्टेज ज्यादा होंगे। करेक्ट है। तो यहां पे वही बोला जा रहा है कि इंडिया की पहली इंटीग्रेटेड एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी तैयार हो रही है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई में, जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से रेडी होगी, जिसके लिए हमने 284 करोड़ रुपीस दिए हैं। ठीक है। द फैसिलिटी विल एड्रेस इनएफिशिएंसी इन द लॉजिस्टिक, रिड्यूस मल्टीपल हैंडलिंग्स एंड एक्सटेंड द सेल्फ लाइफ ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। क्योंकि आप यहां पे जब कोल्ड स्टोरेज दोगे तो ऑब्वियस सी बात है सेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाएगी आपके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की। इसके अलावा जॉब अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट होगी, ऐसा इनका कहना है। और ये पूरा जो फैसिलिटी है ये 67,422 स्क्वायर मीटर एरिया में ओपन की जाएगी। इसके अलावा इन्होंने कुछ और भी मेंशन किया है, इससे हमारी जो फ्रोजन स्टोरेज कैपेसिटी है वो 1800 मेट्रिक टन की होगी, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी 5800 मेट्रिक टन की होगी और वहीं ड्राई वेयर हाउस फैसिलिटी जो होगी उसमें आप 12,000 मेट्रिक टन ग्रेन्स को रख सकते हैं। The facility will cater to export of prominent item like non-basmati rice, maize, spices, onion, wheats, इसको एक्सपोर्ट करने में सहायता हो जाएगी, हेल्प हो जाएगी। इसके अलावा इन्होंने क्या मेंशन किया है, इन्होंने मेंशन किया है कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी इन महाराष्ट्र इज द फर्स्ट मेजर पोर्ट ऑफ द कंट्री इन विच 100% लैंडलॉर्ड पोर्ट हैविंग ऑल वर्थ बीइंग ऑपरेटेड ऑन द पब्लिक प्राइवेट मॉडल। JNPA is one of the leading container port among the top 100 global ports as per the Lloyd's List Top 100 Port Report। ऐसा भी इसमें मेंशन किया गया और महाराष्ट्र के बारे में बात की है कि महाराष्ट्र में 13th नंबर का मेजर पोर्ट हम डेवलप करने जा रहे हैं जिसका नाम है बधावन पोर्ट। बधावन पोर्ट के लिए हमने 76,000 करोड़ रुपीस का बजट भी अलॉटमेंट किया है और ये ऑल वेदर ग्रीन फील्ड डीप ड्राफ्ट पोर्ट होगा बधावन पोर्ट इन द पालघर डिस्ट्रिक्ट। अगर आप पढ़ना चाहते हैं सारे के सारे मेजर सी पोर्ट्स हमारी कंट्री के जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं तो आप इसे पढ़ सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको ये वाला वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है पार्ले। पार्ले बिस्किट तो ऐसा कोई नहीं होगा जिसने खाई ना हो, ठीक है, क्योंकि बहुत इजीली अवेलेबल होती है हर एक शॉप में। आप किसी भी रूरल इंडिया के विलेज में चले जाओ वहां पे पार्ले की बिस्किट्स आपको जरूर मिलेंगी। ठीक है, सो पार्ले कंटिन्यू टू बी द मोस्ट चूजन इन द होम FMCG ब्रांड्स। यहाँ पे आप देखेंगे कैंटर ब्रांड फुटप्रिंट 2024 को पब्लिश किया गया है जिसमें बताया गया है कि FMCG गुड्स में मोस्ट चूजन ब्रांड कौन सी है, होम ब्रांड कौन सी है, तो आंसर हो जाएगा पार्ले है। पार्ले के बाद आपको ब्रिटानिया एंड देन अमूल देखने को मिलेगा, पार्ले, ब्रिटानिया एंड अमूल। ठीक है, ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है और लगातार 12 सालों से पार्ले टॉप पर है। द रिपोर्ट रैंक्स ब्रांड बेस्ड ऑन द कंज्यूमर रीच पॉइंट। कंज्यूमर रीच पॉइंट्स का क्या मतलब है, एक चीज बताइए, आप अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात करूं हाइड एंड सीक बिस्किट के बारे में, या फिर चलो हाइड एंड सीक भी छोड़िए, कोई और हम यहाँ पे प्रीमियर क्लास बिस्किट्स के बारे में बात करें तो क्या वो रूरल इंडिया में या किसी छोटे से गांव में अवेलेबल होती है? नहीं, लेकिन वहाँ छोटे से जो दुकान होती है गांव में वहाँ पे पार्ले जी का पैकेट जरूर मिल जाता है। तो वही बोला जा रहा है कि कंज्यूमर रीच पॉइंट्स के हिसाब से यहाँ पर रेटिंग की गई है कि पार्ले इजिली एक्सेसिबल है और इजिली अवेलेबल हो जाती है, इसलिए इसको यहाँ पर फर्स्ट कैटेगरी में रखा गया है। द रिपोर्ट ऑल्सो स्टेट दैट ओवरऑल कंज्यूमर रीच पॉइंट्स हैव इंक्रीज्ड ऑलमोस्ट 33% इन द लास्ट 5 years। ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। चलिए अब अगली बात कर लेते हैं। अगेन ये लोकसभा का रिप्लाई है, ठीक है ना, लोकसभा के रिटर्न रिप्लाई के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। हमको इनके रिप्लाई से मतलब नहीं है, अगर इन्होंने कुछ अनाउंसमेंट किया है या कोई स्कीम के ऊपर डिस्कशन किया है तो वो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये डेटा पब्लिश किसमें होता है, PIB, और PIB का डेटा आप सभी को पता है हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट तो होता ही है, स्पेशली अगर आप स्टेट एग्जाम एंड UPSC को टारगेट कर रहे हैं तब तो बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। सो गवर्नमेंट सेट्स अ टारगेट टू ओपन 25,000 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र बाय 31 मार्च 2027 अक्रॉस इंडिया। क्या बोला जा रहा है कि इसमें 2027 तक, मार्च 2027 तक हम 25,000 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र को ओपन करेंगे, ऐसा इसमें कहा गया है। और ये जो केंद्र है ये 2047 मेडिसिन एंड 3000 सर्जिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस के साथ अवेलेबल होंगे, जिसको इजी या अफोर्डेबल प्राइस पे अवेलेबल करवाया जाएगा। तो बेसिकली इसका पर्पस क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। अभी हमारे बजट में भी इन केंद्रों के ऊपर डिस्कशन किया गया था और पहला हमारा जो जन औषधि केंद्र है वो पहली ओवरसीज ब्रांच ओपन की गई है। कहां पर? मॉरिशियस में, बाय द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर। ये भी हमने करंट अफेयर्स में कुछ दिन पहले ही डिस्कशन किया हुआ था। तो अगर बात करते हैं प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के बारे में, तो इसको लॉन्च किया था डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल ने इन 2008। जब उसका नाम क्या था? जन औषधि कैंपेन था। बाद में इसको रिवैम्प किया गया 2015-16 में। ठीक है। ब्यूरो ऑफ फार्मा इसको इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी इंप्लीमेंट करने का काम करता है, जो कि वर्क करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। अब मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर याद कीजिए, Na बताया था, Na मतलब सोडियम, सोडियम एक केमिकल है और Na से क्या बन जाएगा? नड्डा जी। तो जेपी नड्डा के पास आपको मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर देखने को मिल जाएगी। अभी जन औषधि केंद्र का पर्पस क्या होता है कि आपको अफोर्डेबल प्राइस पे क्वालिटी मेडिसिन अवेलेबल हो सके। ठीक है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं राष्ट्रपति भवन, प्रेसिडेंट हाउस के बारे में। सो राष्ट्रपति भवन रीनेम्ड दरबार हॉल एंड द अशोक हॉल एज अ गणतंत्र मंडप एंड द अशोक मंडप। आप देख सकते हैं दरबार हॉल, तो यहाँ पे दरबार हॉल जो कि राष्ट्रपति भवन में मौजूद है उसका नाम चेंज करके गणतंत्र मंडप कर दिया गया है। वहीं अशोक हॉल का नाम चेंज करके अशोक मंडप कर दिया गया है। ठीक है। कुछ समय पहले जो राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन था उसको भी नाम चेंज करके अमृत उद्यान कर दिया गया था। अब ये जो गणतंत्र मंडप है, जिसको दरबार हॉल के नाम से पहले जाना जाता था, जितनी भी बड़ी बड़ी आपकी सेरेमनीज होती हैं, सेलिब्रेशन होते हैं, नेशनल अवार्ड्स को प्रेजेंट किया जाता है, वो सभी दरबार हॉल में ही किया जाता था। दरबार हॉल का नाम ब्रिटिशर्स ने दिया था और ये दरबार जो शब्द है वो पर्शियन भाषा से आया था, जिसका मतलब क्या था? कोर्ट ऑफ असेंबली ऑफ किंग्स। तो दरबार शब्द कहां से आया था? याद रखना, ये स्टैटिक क्वेश्चन यहां से निकल के आ रहा है। ठीक है। एंड गणतंत्र का मतलब क्या होता है? रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? यहाँ पे कोई राजा और रानी नहीं है, यहाँ पर हेड ऑफ स्टेट कौन होगा? प्रेसिडेंट होगा, और प्रेसिडेंट को चुनने का काम एंड प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करने का काम जनता करेगी। इसको हम रिपब्लिक कहते हैं, गणतंत्र कहते हैं। अब थोड़ी सी आपको स्टैटिक पॉइंट्स पता होने चाहिए, ध्यान से समझिएगा अबाउट द राष्ट्रपति भवन। तो राष्ट्रपति भवन के बारे में बात करते हैं तो किंग जॉर्ज V ने 1911 में अनाउंस किया था कि हम अपनी कैपिटल को, मतलब ब्रिटिश इंडिया की कैपिटल को शिफ्ट करेंगे कोलकाता से दिल्ली। अब जब दिल्ली शिफ्ट करोगे कैपिटल को तो आपको वहां पे पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करना होगा। तो ये पूरा काम किसको दे दिया? एडवर्ड लुटियन को दे दिया, इसलिए तो लुटियन की दिल्ली कहा जाता है। ठीक है। एडवर्ड लुटियन एक आर्किटेक्ट है जिन्होंने पूरे के पूरे जो आपके राष्ट्रपति भवन है उसको कंस्ट्रक्ट करने का काम किया है। कंस्ट्रक्शन, अगर हम बात करते हैं राष्ट्रपति भवन का कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुआ, तो जब लॉर्ड हार्डिंग जब वायसराय थे तब हमारे देश में राष्ट्रपति भवन का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था इन 1910 to 1916। लॉर्ड हार्डिंग का टाइम पीरियड है। और जब वायसराय लॉर्ड इरविन थे तब कंप्लीट हो गया था राष्ट्रपति भवन का काम। और पहले वायसराय जो कि वायसराय हाउस, जिसको पहले वायसराय हाउस कहा जाता था और आज हम राष्ट्रपति भवन कहते हैं, तो लॉर्ड इरविन पहले वायसराय है जो कि राष्ट्रपति भवन में रुके हैं। ठीक है। आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद वायसराय हाउस का नाम चेंज करके गवर्नमेंट हाउस कर दिया गया था 15 अगस्त 1947 में। ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जब हमारी कंट्री के पहले प्रेसिडेंट बनते हैं तो उस समय इसका नाम राष्ट्रपति भवन कर दिया गया।
अगर हम राष्ट्रपति के बारे में बात करें तो अभी प्रेजेंटली प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी मुर्मू है, और द्रौपदी मुर्मू 15th नंबर की प्रेसिडेंट है इंडिया की, जिन्होंने 25 जुलाई 2022 को शपथ ग्रहण की थी। आर्टिकल अगर आप 53 में देखोगे तो आपको मिल जाएगा कि जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है वो राष्ट्रपति के पास होती है, और हर यहाँ पर जो राष्ट्रपति के प्रोविजन किए गए हैं वो आर्टिकल 52 में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, शी इज द सेकेंड वीमेन टू बिकम अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बाद आप देखेंगे सेकेंड नंबर की जो फीमेल राष्ट्रपति बनी है वो आपकी द्रौपदी मुर्मू जी मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पे प्रतिभा देवी पाटिल 12th नंबर की प्रेसिडेंट रही हैं 2002 से 2017। तो 11th नंबर के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हो गए, 12वें नंबर पे प्रतिभा जी पाटिल हो गई जो कि फर्स्ट फीमेल हो गई, एंड 15th नंबर पे आपको द्रौपदी मुर्मू दिखेंगी जो कि फर्स्ट ट्राइबल है, फर्स्ट ट्राइबल वीमेन जो कि हमारे देश की राष्ट्रपति रही हैं, और सेकंड वीमेन मिल जाएंगी। ठीक है, और ये किस ट्राइब से बिलोंग करती है? तो संथाल ट्राइब से बिलोंग करती हैं। किस ट्राइब से बिलोंग करती हैं? संथाल ट्राइब की फैमिली से बिलोंग करती है, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। ठीक है, एंड शी इज द यंगेस्ट पर्सन टू बिकम अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट द एज ऑफ 64। इस बात को भी याद रख लेना। तो ये सारे आपके स्टैटिक पॉइंट्स यहाँ पे कवर हो गए। चलिए अब बात करते हैं राजभाषा गौरव सम्मान 23-24 अवार्ड सेरेमनी के बारे में। विशाखापत्तनम में इस सेरेमनी को ऑर्गेनाइज किया गया था, राजभाषा गौरव सम्मान 23-24। आप देखेंगे ये अवार्ड विशाखापत्तनम में डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, और इस अवार्ड सेरेमनी को ऑर्गेनाइज किया था टाउन ऑफिशियल लैंग्वेज इंप्लीमेंटेशन कमेटी ने, जो कि एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, और विद द हेल्प ऑफ एनटीपीसी इसको ऑर्गेनाइज किया गया। और यहाँ पे 3 अलग अलग कैटेगरी में, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3 में अवार्ड्स दिए गए हैं। उनको अवार्ड दिए जाते हैं जो राजभाषा हिंदी भाषा को प्रमोट करने का काम करता है। याद रखेंगे हमारी कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, गलती से भी हिंदी को नेशनल लैंग्वेज पे टिक मत करके आना कभी भी। चलो बात करते हैं कैटेगरी 1। तो फर्स्ट प्राइज मिला है HPCL को, सेकेंड प्राइज NTPC, थर्ड प्राइज AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये कैटेगरी 1 है, सिमिलर फॉर कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3। ठीक है, डन, इनको आप देख सकते हो। नेक्स्ट, हुमायूं टॉम वर्ल्ड हेरिटेज साइट म्यूजियम। यहां पर आपको एक म्यूजियम दिखाई दे रहा है और इसको पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया है। ठीक है, हुमायूं टॉम वर्ल्ड हेरिटेज साइट म्यूजियम इज सेट टू ओपन फॉर विजिटर। ये आपको कहां पर मिलेगा? तो दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। सुंदर नर्सरी और हुमायूं टॉम इन निजामुद्दीन दिल्ली। तो हुमायूं टॉम और सुंदर नर्सरी के बीच में ही आपको ये म्यूजियम देखने को मिल जाएगा। इसमें बेसिकली जो सेकेंड नंबर के मुगल एम्परर रहे हैं हुमायूं, सो हुमायूं के लाइफ के बारे में, उनके टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा अलग अलग उस समय और भी मतलब जो मुगल रूलर्स हैं उनके भी आर्टिफैक्ट जैसे कि कॉइन, ज्वेलरीज, वो सारी चीजें आपको इस म्यूजियम में देखने को मिल जाएंगी। ये जो म्यूजियम है एक तरीके से जैसे कि आपके स्टेप वेल होते हैं ना, अंडरग्राउंड टाइप ऑफ म्यूजियम आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको 100 सीट ऑडिटोरियम है, टेम्पररी गैलरीज, कैफे, मीटिंग रूम एंड लाइब्रेरी अवेलेबल है। अगर मैं इस म्यूजियम की कुछ स्टैटिक पॉइंट्स आपको डिस्कस करूं, करंट अफेयर्स को अगर स्टैटिक के साथ लिंक करूं कि इस म्यूजियम में क्या क्या है, तो सबसे पहले एक कॉइन है जो अकबर के समय का है और अकबर ने उसको मिंट कराया था। कॉइन फ्रॉम द अकबर एरा विद अल्लाह ऑन वन साइड एंड राम ऑन द अनदर साइड। तो ये कॉइन आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जहांगीर के समय के और बहादुर शाह जफर के समय के कॉइन्स इसमें देखने को मिल जाएंगे। नाउ बात करते हैं कुछ कल्चरल फिगर्स के बारे में जिनके बारे में लिखा गया है, उनकी बायोग्राफी है, उनके स्टैच्यूज हैं। तो आप देखेंगे सबसे पहला है नाम सूफी सेंट हजरत निजामुद्दीन औलिया। सेकेंड आपको आमिर खुसरो देखने को मिल जाएंगे। फिर रहीम जो कि कमांडर इन चीफ रहे हैं अकबर की आर्मी में। और यहाँ पे दारा सिखो जो कि एक पोएट भी रहे हैं। एंड आपको पता ही है कि दारा सिखो और औरंगजेब की बैटल भी हुई थी, धर्मत का बैटल सभी को पता होगा। तो दारा सिखो इन्होंने क्या किया है, उपनिषदों को पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया है। तो ये 4 पर्सनालिटी को भी इस म्यूजियम में हाईलाइट किया गया है। अब कुछ यूनिक पर्सनल आइटम्स भी इसमें देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि
एक हेलमेट यूज बाय द हुमायूं एज द कुकिंग वेसल ड्यूरिंग हिज ट्रेवल टू द पर्शिया, ये यहाँ पर है। इसके अलावा हुमायूं के जो बायोग्राफर है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा आर्टिफैक्ट सच एज द पियर शेप्ड वाटर वेसल बिलोंगिंग टू द जौहर अफ्ताबाची, अ बायोग्राफर ऑफ हुमायूं। ठीक है, ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। चलिए अब स्टैटिक बातें करेंगे हुमायूं के मकबरे के बारे में। इसे बिल्ड किया गया था 1570 में, 1570 में। ठीक है, 1517 में इसको बिल्ड किया था हुमायूं टॉम। ये फर्स्ट मेजर गार्डन टॉम है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में पहली ऐसी मकबरा है जो कि गार्डन के साथ रेडी किया गया था। और इसको तैयार किसने किया था? हाजी बेगम, जो कि हुमायूं की वाइफ थी, हाजी बेगम, जिनको हम बेगा बेगम के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने पर्शियन आर्किटेक्ट में इस मकबरे का निर्माण कराया था 1569 से 70 के बीच में। ठीक है, अच्छा ये जो पर्शियन आर्किटेक्ट है वो कौन है? आंसर हो जाएगा मिराक मिर्जा ग्यास। इन्होंने इसको बेसिकली आर्किटेक्ट किया है। अच्छा, जो हुमायूं का टॉम है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है 1993 में। ठीक है, ASI डिपार्टमेंट एंड आगा खां ट्रस्ट इसको मैनेज करने का काम करता है। अब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में सारा कुछ पढ़ के जाना। रीजन इज दैट क्योंकि पहली बार इंडिया 46 नंबर की यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग को होस्ट कर रहा है। इसके लिए आपको पता है कि प्रोजेक्ट परी को भी शुरू किया गया था दिल्ली में, जिसका पर्पस क्या था? दिल्ली को ब्यूटिफाई करना, ब्यूटिफिकेशन करना। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एक साइट है जिसका नाम है चराई देव मैदान, जो कि आसाम में साइट है और इसको नॉमिनेट किया गया है। फिलहाल 42 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया में आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट अब एक टेम्पल के बारे में बात करेंगे जिसका नाम क्या है? संगमेश्वर टेम्पल। ठीक है, देख ही सकते हो क्यों न्यूज में है। ये कृष्णा रिवर के पानी में पूरा तरीके से डूब गया है ये टेम्पल, इसलिए आपको न्यूज में देखने को मिल रहा है। ठीक है, संगमेश्वर टेम्पल सबमर्ज इनटू द बैक वाटर ऑफ द श्रीशैलम प्रोजेक्ट। तो जो श्रीशैलम प्रोजेक्ट डैम कंस्ट्रक्ट हुआ है उसका जो बैक वाटर रिजर्वायर वाटर है उसमें ये आ गया है और डूब गया है। ठीक है, ये एक हिंदू टेम्पल है जो भगवान शंकर को डेडिकेटेड है। कहाँ पर? नंदियाल डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है? नंदियाल डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश में, जो कि कृष्णा रिवर के किनारे सिचुएटेड है। इसका निर्माण 740 AD में किया था। इट वॉज बिल्ड इन द 740 AD बाय द चालुक्य रूलर पुलकेशन II ने इसका कंस्ट्रक्शन कराया था, जहां पे तुंगभद्रा रिवर और कृष्णा रिवर आपस में मर्ज होती हैं। तो ये बात आपको पता चल गई कि कृष्णा रिवर की सबसे बड़ी सहायक नदी, कृष्णा रिवर की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी है? तुंगभद्रा रिवर है। और ये क्वेश्चन तो कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो दोनों नदियां जहां पर मिलती थी पहले वहां पर था, फिर ओरिजिनल साइट से जो कंस्ट्रक्शन साइट है उसको शिफ्ट कर दिया गया। तो ये टेम्पल जो अभी एग्जिस्ट करता है वो 1979 में बिल्ड किया गया है और नागर स्टाइल शैली में इसको बनाया गया है। किस स्टाइल में है? नागर स्टाइल शैली में आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए अब करंट अफेयर्स को साइंस के साथ भी लिंक कर लेते हैं थोड़ा सा। आप सभी लोगों ने हेपरिन के बारे में सुना होगा, मे बी साइंस अगर आपने पढ़ी है तो हेपरिन के बारे में सुना होगा। हेपरिन क्या करता है? हेपरिन एक एंटी ब्लड क्लॉटिंग एजेंट की तरह काम करता है। ठीक है, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारे ब्लड क्लॉटिंग एजेंट होते हैं जो कि ब्लड को क्लॉट करते हैं, रक्त का थक्का जमा देते हैं। और एक एंटी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर कौन सा होता है हमारे शरीर में? वो हेपरिन होता है, जो खून को पतला रखता है, सिंपल शब्दों में। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर एक ऐसे ड्रग के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में रिसेंटली रिसर्च किया गया है और रिसर्च में पाया गया है अगर कोबरा अगर आपको काट देता है, ठीक है, तो उसका वेनम, उसका जो जहर है उसको फैलने से रोकने का काम और आपके ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने का काम ये ड्रग करेगा, जिसका नाम क्या है? टिंजापेरिन। Researchers found tinzaparin significant reduced damages to the human cell ड्यू टू द स्पिटिंग कोबरा वेनम। ये बात इसमें कही गई है। ठीक है, ये ड्रग बेसिकली सीरियस ब्लड क्लॉट को ट्रीट करने में इस्तेमाल किया जाएगा एंड कैन रिड्यूस डैमेज टू द सेल ड्यू टू द स्पिटिंग कोबरा वेनम। ठीक है, ये बात यहाँ पर कही गई है क्योंकि ये जो आपका नया ड्रग है इसके अंदर जो प्रॉपर्टी है उसका नाम है एंटी थर्मोबोटिक प्रॉपर्टी। एंटी थर्मोबोटिक प्रॉपर्टी, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि प्रिवेंटिंग द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट। तो ये थ्रोम्बोसिस, ब्लड क्लॉटिंग को क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसिस को रोकता है। ठीक है, इसका इस्तेमाल यहाँ पर किया जा सकेगा।
अब यहाँ पे दो पर्सन के बारे में बात करेंगे। पहले पर्सन है फिल्म मेकर शेखर कपूर, अपॉइंटेड IFFI फेस्टिवल डायरेक्टर। तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया एवरी ईयर होता है, कहां पर होगा? गोवा में। सो 55th एडिशन एंड 56th एडिशन के लिए इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कराने के लिए डायरेक्टर बनाया गया है फिल्म मेकर शेखर कपूर। तो फिल्म मेकर शेखर कपूर हैज बीन अपॉइंटेड फेस्टिवल डायरेक्टर फॉर द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। इन्होंने कई सारी इंपॉर्टेंट मूवीज, बहुत सारी फेमस मूवीज एक्चुअली इनको बनाया है, जैसे कि मिस्टर इंडिया है, मासूम है। ओके, चलिए अगले पर्सन के बारे में बात करते हैं जिनका रिलेशन मराठी लिटरेचर से रहा है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं मराठी राइटर फादर फ्रांसिस डी बिरतो, डाइड एट द एज ऑफ 81। तो बसई बेस्ड कैथोलिक प्रीस्ट थे फादर फ्रांसिस डी बिट्रो, और इन्होंने ट्रांसलेट किया था बाइबल को इनटू द मराठी लैंग्वेज। बाइबल को मराठी लैंग्वेज में इन्होंने ट्रांसलेट किया था और ही पास्ड अवे रिसेंटली। महाराष्ट्र गवर्नमेंट का अवार्ड, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो लिटरेचर अवार्ड है, इनको बेस्ट ट्रांसलेशन के लिए 2013 में दिया गया था। इसके अलावा साहित्य अकादमी अवार्ड भी इन्हें 2014 में दिया जा चुका है। तो आपको याद रखना है कि किस फील्ड से एसोसिएटेड थे या किस लैंग्वेज से एसोसिएटेड थे। डन इतनी चीजें। चलिए अब बात कर लेते हैं MCQ के बारे में। सो पहला क्वेश्चन है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन has announced the exemption of blank additional cancer medicine from custom duty in the proposed union budget 24-25 in the parliament। तो रिसेंटली यूनियन बजट को 7th टाइम प्रेजेंट किया था निर्मला सीतारमन जी ने, और यहाँ पे इन्होंने कितनी कैंसर की मेडिसिन को कस्टम ड्यूटी से बाहर कर दिया, एग्जम्प्ट कर दिया है। सो आंसर हो जाएगा 3। इसके अलावा मैंने आपको गोल्ड के लिए भी बताया था कि गोल्ड एंड सिल्वर में कस्टम ड्यूटी को रिड्यूस करके 6% कर दिया है, वहीं प्लेटिनम में कस्टम ड्यूटी को रिड्यूस करके 6.4% कर दिया है। ये डिस्कशन भी हमने किया था। ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो आप इस वीडियो को देखोगे तो इस तरीके की सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। बजट 2024 हाईलाइट्स प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। ठीक है, इकोनॉमी सर्वे भी अवेलेबल है प्लेलिस्ट में। तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर करने में इजी हो जाएगा। जैसे कि बजट में अनाउंस किया गया है NPS वात्सल स्कीम। ठीक है, तो ये NPS वात्सल स्कीम का प्राइमरी फंक्शन या ऑब्जेक्टिव क्या है? टू हेल्प पेरेंट एंड गार्जियन प्लान फॉर देयर चिल्ड्रंस फ्यूचर फाइनेंशियल नीड्स। मतलब आप NPS अकाउंट बच्चों के लिए भी ओपन कर पा रहे हो। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, कल की जो करंट अफेयर्स था, आई होप आपने देखा होगा। तो कल के करंट अफेयर्स में मैंने रेलवे बजट पे डिस्कशन किया था, और रेलवे बजट पे बेस्ड मैंने कई सारे स्टैटिक पॉइंट एंड हाइलाइट्स को भी कवर किया था। ठीक है, चलो बात करते हैं इस बारे में। आप लोग ने कवच के बारे में सुना होगा। कवच क्या है? एक एक्सीडेंट को रोकने का एक सिस्टम है जो रेलवे मिनिस्ट्री ने डेवलप किया है। सो हाउ मच अमाउंट हैज बीन अलोकेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे फॉर इंस्टॉलिंग ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम, जिसका नाम है कवच, फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25। तो कवच सिस्टम को प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे जो बजट दिया जाएगा वो 1112 करोड़ रुपीज, 1112 करोड़ रुपीस यहाँ पे दिया जाएगा, और 1464 किलोमीटर के रूट को यहाँ पे कवच सिस्टम के साथ तैयार किया जाएगा। ओके, 1112। नेक्स्ट, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने कितना वेंचर कैपिटल फंड यहाँ पे अनाउंस किया है स्पेस इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए? याद करो, हाइलाइट्स में हमने डिस्कस किया था 1000 करोड़ रुपीस का। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 82 है, सिंगापुर टॉप पर है, लेकिन इंडिया को कितने कंट्रीज में वीजा फ्री एक्सेस है ये पूछा गया है। इंडिया को कितने कंट्रीज में वीजा फ्री एक्सेस है? सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 58। ऑप्शन डी 58। नेक्स्ट है, कल हमने एक रिपोर्ट पर डिस्कशन किया था, FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है, जिसमें कहा गया है कि वर्ल्ड का जो मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया गेन है वो किस कंट्री का हुआ है। इंडिया 3rd पोजीशन पे, जैसा कि कहा हमने, 2nd नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है, एंड 1st नंबर पे चाइना है आपके मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया गेन में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, As per the financial report for 23-24,
Which football club has become the first football club to report revenue generation of over $1 billion? ऐसा 1 बिलियन यहाँ पे यूरो के बारे में बात हो रही है एंड $1.08 बिलियन। तो इसमें बोला जा रहा है कि ऐसा कौन सा फुटबॉल क्लब है जिसने रिकॉर्ड बना दिया और जिसका रेवेन्यू $1.08 बिलियन है। सो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा यहाँ पे रियल मैड्रिड। नेक्स्ट, President Draupadi Murmu has renamed two important hall of Rashtrapati Bhavan, Darbar Hall and the Ashok Hall as blank and blank. So आंसर हो जाएगा दरबार हॉल को रिनेम किया है एज अ गणतंत्र मंडप एंड अशोक हॉल को अशोक मंडप किया है। नेक्स्ट है, Recently, which shipyard has launched the first indigenously built तलवार क्लास फ्रिगेट त्रिपुट? त्रिपुट का मतलब होता है एरो एंड रशिया के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने इसको रेडी किया है। ऑप्शन डी। India's first integrated agri export facility will be set up at which port? किस पोर्ट में सेटअप किया जा रहा है? तो JNPA, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। The government has targeted to open how many प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र across the country by the March 31, 2027? आंसर है 25,000। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और ये आपके दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के नए प्रेसिडेंट किसे इलेक्ट किया गया है जिन्होंने अमोल काले को रिप्लेस किया है। सेकेंड क्वेश्चन है कि 500 नंबर का कम्युनिटी रेडियो स्टेशन कहां पर इनॉग्रेट किया गया है? 500वें नंबर का कम्युनिटी रेडियो स्टेशन कहां पर इनॉग्रेट किया है रिसेंटली? शिलोंग, आइजॉल, कोहिमा या फिर गैंगटोक? जो भी सही आंसर होगा कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब थोड़ी सी बातें कर लेते हैं पीडीएफ के बारे में। सो पीडीएफ के लिए ये टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप प्ले स्टोर पे जाके पूजा जैन क्लासेस सर्च कर सकते हैं और वहां से भी पीडीएफ को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप एप्लीकेशन पे जाओगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगी 6 मंथ की मैगजीन। 6 मंथ की मैगजीन यहाँ पर अवेलेबल है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर बजट की फाइल भी मिल जाएगी और इकोनॉमी सर्वे की फाइल भी मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उनको भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड जाते जाते प्लीज लिंक को शेयर कर देंगे एंड पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। सो टेक केयर।